प्रिय विद्यार्थियों, विस्तार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, इनको अलग क्यों पढ़ा जाता है, इन सभी के बारे में इस डिटेल पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चूँकि उपसहसंयोजी यौगिक है, इसलिए आपको पहले तो उपसहसंयोजक बंध जानना जरूरी होगा और साथ ही साथ आपको आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध के बारे में जानना होगा। आप सभी लोग जानते हैं आयनिक बंध जो होता है वह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिसे सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर ऋणायन होता है, ऋण आवेश होता है, तो दोनों के मध्य आयनिक बंध होता है, जिसकी वजह से दोनों जुड़ते हैं। वहीं पे आप जब HCl के बीच बंध देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंध शेयरिंग से बनता है, यानी साझेदारी से बनता है, जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और तीसरे तरह का बंध है उपसहसंयोजक बंध। इसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा ही डोनेट किया जाता है। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाता हूँ ये बंध कैसे बनता है, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5। इसे लेविस डार्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि लेविस साहब ने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को डार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऑक्सीजन 3 है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को किसी भी ऑक्सीजन के पास लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपने लगा दिया तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाहरी कोश में होता है। यहाँ जब शेयरिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो रहा है और ऑक्सीजन के पास अब बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 अपना और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का साझेदारी के फलस्वरूप यहाँ ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा, तो तत्पश्चात ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, यानी ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो चुका है। और नाइट्रोजन के बाहरी कोश में अभी आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख करके इसको 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करा दिया जाए। 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो ऑक्सीजन का यहाँ अष्टक पूरा हो चुका है। और नाइट्रोजन के पास देखिए आप, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, आप देखिए 2 और 2 4 5 6 7 और 8, अष्टक पूरा हो चुका है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त में है, और सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय आवर्त के जो भी तत्व होते हैं वो अपने बाहरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ बनाऊँगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप देखिए इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो ये जो डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन परमाणु को, यही उपसहसंयोजक बंध होता है। जबकि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक बंध बना है एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, वह सहसंयोजक बंध है। यहाँ इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो बंध बना है वो सहसंयोजक बंध है। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो एक बंध बना है वह सहसंयोजक बंध है। मगर जो नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच बंध बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है जो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, यहाँ ये उपसहसंयोजक बंध है। तो इसे आप उपसहसंयोजी बंध कह सकते हैं।
और इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में, जबकि इन बंधों को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही उपसंयोजी बंध कुछ यौगिकों में ज़्यादा बनते हैं, उन्हीं यौगिकों का अध्ययन हमको इस अध्याय में करना है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा बंध के बारे में बताया, जो कि आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के पहले आपको जानना चाहिए साल्ट यानी लवण। लवण सरल लवण आप जानते हैं, सरल लवण जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या हैं, सरल लवण होते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं। जब दो सरल लवण को मिलाया जाता है एक्वस स्टेट में, तब वो द्विक लवण बनाते हैं, जिसको हम डबल साल्ट कहते हैं। डबल साल्ट के कुछ एग्जाम्पल जैसे क्रोमेलम है, पोटासिलम है, मोहर साल्ट है। तो ये सभी किसके उदाहरण है, द्विक लवण के उदाहरण हैं। द्विक लवण को मैं एक बनाकर बताता हूँ। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O इज इक्वल टू K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो बना है ये पोटास एलम का सूत्र है, पोटास एलम, फिटकरी कहते हैं इसको, फिटकरी का सूत्र है ये। तो फिटकरी पोटास एलम। इस फिटकरी के बनने के दौरान आपने देखा यहाँ पर आप दो लवण हैं, पोटेशियम सल्फेट है और एल्युमिनियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जब मिलता है तो यहाँ ये द्विक लवण होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, पोटेशियम साइनाइड है KCN और फेरस साइनाइड है FeCN का ट्वाइस, इसको मिलाते हैं तो ये बनाता है K4FeCN6। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दो सरल लवण आपस में मिल रहे हैं और यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स यौगिक प्राप्त हो रहा है। अभी इस यौगिक में और इस यौगिक में अंतर जानिए। ये इसको कहते हैं द्विक लवण और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। यही आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर जानिए। जब द्विक लवण को आप आयनित करते हैं तो ये अपने सभी आयनों में टूटता है, यानी जब एक्वस स्टेट में ये जाता है तो अपने सभी आयनों में ये टूट जाता है। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको एक्वस स्टेट में ले जाएंगे, जल में घोलेंगे तो अपने सभी आयनों में टूटेगा। यानी पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और सल्फेट तो अलग होगा ही होगा। तो पोटेशियम पर 1 प्लस, सल्फेट पर 2 माइनस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब आप इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को आप जल में डालते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोष्ठक के बाहर जो आयन होते हैं, परमाणु होते हैं, वही आयनित होते हैं। ब्रैकेट के अंदर जैसे आयरन और CN साइनाइड आयन, ये दोनों अलग नहीं होते हैं और अलग न होने के कारण ही इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिसके कारण ये अलग नहीं होते। अब यही आपको इस अध्याय में पढ़ना है कि क्या इसमें विशेषता होती है जिसकी वजह से ये अलग नहीं होते, जिसकी वजह से ये इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जिससे ये द्विक लवण से अंतर रखते हैं। इस सारी बातों का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है इसका, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाता है। अब इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट्स, डिफरेंस इन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको मैंने आपको अभी बताया है। दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऐसे यौगिक जो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखे होते हैं और जिसमें एक केंद्रीय परमाणु होता है और दूसरा जो आइटम या मॉलिक्यूल होता है जो इस सेंट्रल धातु से यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहता है और ये जुड़ाव उसका उपसहसंयोजी बंध द्वारा ही होता है। यानी कि अगर इसे अब यहाँ समझा जाए तो K4Fe में ये जो ब्रैकेट के अंदर बना है Fe आपका जो है केंद्रीय परमाणु है और ये केंद्रीय परमाणु बीच में बनाएंगे और Cn कितने हैं, 6 की संख्या में है। ये Cn आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6। और यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु की तरफ ये सारे के सारे जो एटम या मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये डोनेशन चल रहा है Cn से किसकी तरफ, Fe की तरफ। तो यहाँ जो बंध बना है वो यहाँ आयरन की तरफ, यानी कि इसीलिए इसको केंद्रीय परमाणु कहा भी जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु, कोई धातु होगा, धातु परमाणु होगा, वो डी ब्लॉक का या ब्लॉक का हो सकता है। तो ये धातु परमाणु होते हैं और इसके साइड में जो भी 4 की संख्या में, 2 की संख्या में, 6 की संख्या में जो भी परमाणु या अणु जुड़े होंगे वो नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इनका अध्ययन अभी विस्तृत रूप से अभी आगे करते हैं। इसको आप देखिए, ये केंद्रीय परमाणु है और जो परमाणु या अणु इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम लिगांड कहते हैं, LIGAND, लिगांड। लिगांड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को डोनेट करता है। यहाँ ये इसी भाषा में हमको समझना है। सेंट्रल मेटल एटम, लिगांड, 2 चीज़ें आपको बताया। यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये उदासीन भी हो सकते हैं, एनायनिक भी होते हैं और केटायनिक भी हो सकते हैं। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स या जटिल यौगिक जिनके ऊपर धनात्मक आवेश रहेगा उन्हें हम केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जिनके ऊपर ऋण चार्ज रहेगा उन्हें हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे और जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं है उन्हें हम न्यूट्रल कहेंगे, उदासीन कॉम्प्लेक्स। तो इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए केटायनिक का, जैसे CONH3 3+। अब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, अमोनिया क्या है, लिगांड है। कितने लिगांड है, 6 लिगांड। तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना आवेश है, 3+ है, यानी कि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक। दूसरा देखिए आप CONiNH3 2+। अब यहाँ देखिए, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकल है, अमोनिया लिगांड के रूप में है, 6 की संख्या में है और यहाँ 2+ है। तो ये सभी आपके केटायनिक स्पेसीज होते हैं। रेडायनिक में यहीं जो भी कॉम्प्लेक्स आप लिखेंगे उसके ऊपर रेडायन रहेगा, जैसे PtCl6 पर 2-। अब ये जो है प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, क्लोरीन लिगांड के रूप में हो गया और ये 2- है, यानी कि ये एनायनिक स्पेसीज है, रेडायनिक कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल की बात करिए तो ये देखिए NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल नाम है इसका, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये उदासीन कॉम्प्लेक्स इसको कह सकते हैं आप। तो ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में आप जो भी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो सेंट्रल मेटल एटम बताया आपको,
लिगांड के बारे में बताया। लिगांड के बारे में और विस्तृत चर्चा आपको करनी है, थोड़ा सा और सुन लें। लिगांड धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और उदासीन प्रकार के भी लिगांड होते हैं। और लिगांड का नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। लिगांड पढ़ने के पहले आपको डेंटिसिटी जाननी चाहिए। डेंटिसिटी जितने भी लिगांड होते हैं, आपने देखा है अभी जो मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया है, उसका जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें आपने देखा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लिगांड डोनेट कर रहा है केंद्रीय परमाणु को। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसी को हम डेंटिसिटी कहते हैं। अगर लिगांड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को, तो उसकी डेंटिसिटी 1 है। यदि कोई लिगांड ऐसा है जिसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को अगर डोनेट कर रहा है, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2 है। यदि किसी लिगांड के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी डेंटिसिटी कितनी है? 4 है। तो इस प्रकार से डेंटिसिटी आप बता सकते हैं कि लिगांड केंद्रीय धातु परमाणु को जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। तो डेंटिसिटी के बाद अब देखिए एम्बीडेंटेट और यूनिडेंटेट, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ों में। एम्बीडेंटेट लिगांड और यूनिडेंटेट लिगांड, इन दोनों को आप थोड़ा सा क्लियर करिए। एम्बीडेंटेट लिगांड और यूनिडेंटेट लिगांड। एम्बीडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगांड। यूनी, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये CN है, अब इसमें अगर कार्बन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, दोनों परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं के पास अगर अपना अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जो केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट कर सकता हो, तो इसे हम एम्बीडेंटेट लिगांड कहेंगे। एम्बीडेंटेट का मतलब जिसके पास 2 परमाणु हों, जिस अणु में 2 परमाणु हों या 2 से अधिक परमाणु हों, लेकिन वो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हो, यानी कि दोनों परमाणु दे रहे हैं, तो ये क्या है? एम्बीडेंटेट। यूनिडेंटेट क्या होगा? ऐसे परमाणु या अणु जिसके पास केवल और केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हो। जैसे Cl है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है? इसके पास एक ही एटम है और एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि केंद्रीय परमाणु को ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसलिए ये किस टाइप का होगा? ये यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट मतलब केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देना। एम्बीडेंटेट का मतलब देगा तो एक ही, लेकिन उसमें से दोनों परमाणु में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा और दोनों में से कोई भी दे सकता है। इसको एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हों और दोनों गाड़ी चलाना जानते हों, तो वो एम्बीडेंटेट है। और एक मोटरसाइकिल पर अगर 2 आदमी बैठे हैं लेकिन उसमें से केवल एक ही ड्राइविंग जानता है, तो वो यूनिडेंटेट है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। गारंटी हमारी है कि मैं आपको विस्तार एजुकेशन के माध्यम से इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको चैप्टर समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद।